नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुरादाबाद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंडल के समस्त ब्लॉक प्रमुखों और समस्त खंड विकास अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हर शुक्रवार होने वाली ग्राम चौपाल में सभी ब्लॉक प्रमुख जाएं ताकि गांव की समस्याओं का निस्तारण अच्छे से हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर गांव का एक मास्टर प्लान बनाएं जिससे गांव का सर्वांगीण विकास हो सके। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आज लखनऊ में डिजिटल कृषि और निर्यात प्रोत्साहन DAEP का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि DAEP का उद्देश्य राज्य में तकनीक संचालित और निर्यात उन्मुख कृषि बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्रों और सेवाओं का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण और नई तकनीकों का उपयोग कर जमीनों एवं फसलों का सर्वे कराकर किसानों को सही और सटीक जानकारी देने का काम किया जाएगा। इस मौके पर उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि किसान कृषि क्षेत्र में तकनीकों का उपयोग कर गुणवत्ता के साथ साथ उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। किसानों को पारंपरिक खेती के अलावा अन्य फसलों की खेती करने पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वर्ष 2023-24 के लिए सीधे किसानों से मोटे अनाज खरीदने के लिए किसानों का पंजीकरण शुरू हो गया है। मक्का, बाजरा और ज्वार की बिक्री के लिए किसानों का खाद्य और रसद विभाग की वेबसाइट अथवा विभाग के मोबाइल ऐप यूपी किसान मित्र पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ये जानकारी देते हुए प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने बताया कि मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2090 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा का 2,500 रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 3,180 रुपये प्रति क्विंटल और ज्वार मालदांडी 3,225 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत सिद्धार्थनगर जिले में सांसद जगदम्बिका पाल के नेतृत्व जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग के मुताबिक गंगा का जलस्तर बुलंदशहर, बदायूं, फर्रुखाबाद और कानपुर देहात में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। वहीं गंगा नदी हापुड़, कन्नौज और कानपुर नगर में खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। वहीं रामगंगा, शाहजहांपुर और घाघरा नदी फैजाबाद एवं बलिया में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। हरिद्वार बैराज से 3,70,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से अमरोहा के धनौरा और हसनपुर तहसील क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं। अपर जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से गांव आजमपुर में राहत शिविर की व्यवस्था की गई है। साथ ही 6 अन्य मोटर बोट मंगाई गई हैं। अम्बेडकर नगर में सरयू नदी खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इससे जनपद की टांडा और आलापुर तहसील के तराई क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज वाराणसी में यूथ 20 सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। स्टैंड अप और स्टार्टअप इंडिया ऐसी योजनाएं हैं जो देश में नवाचार और शोध को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि Y20 दुनिया भर के युवाओं को उनकी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा आज का युवा आने वाले कल का निर्माता है। G20 के समिट में Y20 का यह समिट जिस व्हाइट पेपर को आप लोगों के द्वारा जारी किया जा रहा है, ये दुनिया के युवाओं को उनकी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ते हुए उनकी प्रतिभा का उपयोग विश्व मानवता कर सके, क्योंकि हमारा आज का युवा वह केवल युवा नहीं है, वो आज का नेता है और कल का निर्माता भी है। उस युवा शक्ति को हम सब उसकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। Y20 का यह समिट इस देश से अत्यंत फलदायी साबित होगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि Y20 शिखर सम्मेलन विभिन्न समस्याओं के समाधान खोजने के उद्देश्य से संयुक्त कार्य करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
G20 के अंतर्गत जो Y20 यूथ के लिए हो रहा है, आज बनारस में दुनिया भर के यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनको संबोधित भी किया। और ये युवा हमारा वर्तमान और भविष्य भी है। जिन 5 की थीम्स के आसपास चर्चा हुई है, उन पे फाइनल राउंड अब ये 2 दिन रहेगा और फाइनल जो व्हाइट पेपर और कम्युनिके वो संदेश एक पूरी दुनिया भर में G20 के माध्यम से जाएगा। हम सबका विश्वास है और ये मानना भी है, वर्तमान की समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तर युवा हम ही लेकर आएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दुनिया आज भारत को नए रूप में देख रही है। भारत की युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति भारत में है और राष्ट्र निर्माण में एक बहुत अहम भूमिका निभा रही है। और जब हम भारत को दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में देखते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आज भारत एक नए रूप में दुनिया ने देखना शुरू किया है। एक उम्मीद भारत से जगी है और डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, ये त्रिवेणी जो है, इसका लाभ भारत को मिलेगा। दुनिया भारत के युवाओं के सामर्थ्य को पहचानती है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत Y20 शिखर सम्मेलन को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय आयोजित कर रहा है। 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन में G20 देशों, अतिथि राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 125 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आज उद्घाटन सत्र में प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, अरविंद कुमार शर्मा, अनिल राजभर, रविन्द्र जायसवाल, गिरीश चंद्र यादव समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF की सराहना की है। गृह मंत्री ने आज अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के तहत ग्रेटर नोएडा में CAPF के सेंटर में 4 करोड़वां पौधा रोपित किया। गृह मंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष दिसंबर तक 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की रक्षा की ही तरह वृक्षारोपण अभियान पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में CAPF की एक और प्रमुख उपलब्धि है। 4 करोड़ पौधे हम लोग बो चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 5 करोड़ का लक्ष्य हम बहुत जल्दी ही प्राप्त भी कर देंगे और आने वाले 2 समय में इसके अंदर जितनी भी गैप फिलिंग है उसको पूरी कर 5 करोड़ वृक्ष इस पृथ्वी पर हमारे योगदान के नाते खड़े करेंगे, जो सालों तक जिएंगे। और CAPF की वीर गाथा के साथ साथ CAPF की पृथ्वी का संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी संवेदना, पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदना की गाथा भी हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए दाखिल 17 नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। जांच के दौरान 6 नामांकन पत्रों को विभिन्न कमियां पाए जाने के कारण निरस्त कर दिया गया। इस सीट पर मतदान 5 सितंबर को और मतगणना 8 सितंबर को होगी।